कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लोकसभा चुनावों में कुछ वोट मिले और उनकी कुछ सीटें बढ़ गईं। लेकिन इसे पाने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल उन्होंने किया, उसका नतीजा आने वाले विधानसभा के चुनावों में उन्हें भुगतना पड़ सकता है। महिलाओं को खटाखट 1 लाख रुपए देने का कांग्रेस का वादा अब कांग्रेस सहित उसके सहयोगी दलों को काफी मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि इस प्रकार चुनाव के दौरान इस तरह से किया गया। महिलाओं को झूठी गारंटी कार्ड्स बांट दिए गए, जिसको देखकर बहुत सारी महिलाओं ने उसे सच मान लिया और वो जाकर वोट भी दे आईं। लेकिन महिलाओं को न 1 लाख रुपए मिले, न कभी मिलने थे और न ही मिले। लेकिन जो महिलाएं इस झूठे वादे को सच मान बैठी, वो पहले कर्नाटक में हजारों की तादाद में पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवाने लगी। फिर लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में महिलाओं ने पैसों के लिए धावा बोल दिया और अब बिहार में ये अफवाह फैली कि महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए आने वाले हैं। और देखते ही देखते कैमूर जिले के विभिन्न प्रखंडों के सैकड़ों महिलाएं मोहनिया के रामगढ़ रोड स्थित CSP पर पहुंच गईं। अचानक से बढ़ी भीड़ की वजह पता चली कि 1 लाख रुपए खाते में आने वाले हैं, जिसके लिए 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाना है। महिलाओं से इस तरह की बात सुन आसपास के लोग दंग रह गए। महिलाओं की भीड़ इतनी अधिक थी कि उसे नियंत्रण करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। कड़ी धूप में भी महिलाएं खाता खुलवाने की जिद पर अड़ी रहीं। मौके पर पहुंची मीडिया टीम ने जब महिलाओं से पूछा तो रामगढ़ प्रखंड की ज्ञान देवी ने बताया, उन लोगों के गांव में हल्ला खाता खुलवाने पर सरकार पैसा देगी हल्ला हुआ था, इसलिए वे बैंक अकाउंट खुलवाने चले गए। कुछ ऐसा ही बयान अन्य महिलाओं ने भी दिया। अलग अलग गाँव से पहुंची महिलाओं ने बताया कि CSP केंद्र पर खाता खुलवाने पर 1 लाख रुपए खाते में आएंगे। महिलाएं काफी देर तक अकाउंट खुलवाने की जिद पर अड़ी रहीं। कई महिलाएं तो प्रचंड धूप में अपने साथ गोद में बच्चे लेकर आई हुई थीं। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि रविकांत ने बताया कि महिलाओं की भीड़ देख जब उन्होंने पूछताछ शुरू की तो पता चला कि 1 लाख रुपए खाते में आने की अफवाह फैल गई। इससे दूर दराज से ये लोग आ गए। भीड़ जब काफी बढ़ गई, अनियंत्रित होने लगी तो स्थानीय थाने को सूचित किया गया। सूचना के बाद मोहनिया के BDO संजय दास, थानाध्यक्ष प्रदर्शी मौके पर पहुंचे। प्रशासन के अधिकारियों ने महिलाओं को समझा बुझाकर घर भेज दिया। BDO ने बताया कि खाता खुलवाने के लिए महिलाएं विभिन्न प्रखंडों से आ रही हैं। उनका कहना है कि खाता खुलवाने पर कुछ लाभ प्राप्त होता है। ये बिल्कुल ही अफवाह है, ऐसी कोई स्कीम नहीं। इतनी गर्मी है, इसके बावजूद अपने बच्चों को लेकर महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं। वे अपने घरों में रहें, ये बिल्कुल अफवाह है। वार्ड पार्षदों ने महिलाओं को समझाया कि वो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने झूठा वादा किया था और न ही उनकी केंद्र में सरकार है, तो फिर 1 लाख रुपए आएंगे कहाँ से। तब जाकर महिलाओं की समझ में सारी बातें आईं और वे कांग्रेस और इंडी गठबंधन को कोसती हुई अपने अपने घरों को लौट गईं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद का सत्र शुरू होने की तारीख का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक ये तय नहीं किया लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा। कांग्रेस में ये मांग तेज हो रही है कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद पिछली 2 लोकसभा में कांग्रेस 10% सीटें भी नहीं ला पाई थी, जिस वजह से उसे नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला। लेकिन इस बार उसकी सीटें बढ़ी और 99 हो गई और नेता विपक्ष का पद उसे 10 साल के बाद मिलना तय हुआ है। कांग्रेस के भीतर एक राय है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। पिछले दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से लेकर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक तक में मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम नेताओं ने एक सुर से राहुल गांधी के सामने अपनी मांग रखी। इस मांग पर राहुल गांधी ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है, लेकिन अब तक राहुल गांधी सोच ही रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं के बीच इस बात को लेकर संशय है कि राहुल गांधी कहीं फिर से पद स्वीकारने से ऐन वक्त पर इनकार न कर दें, जबकि पार्टी के भीतर मानना है कि अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को आगे बढ़कर पार्टी को लीड करना चाहिए। पार्टी के एक सीनियर नेता का कहना था कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी भारत छोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी की अगुवाई की, पार्टी चाहती है कि वैसा ही नेतृत्व लोकसभा में पार्टी का करें। पार्टी का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी पहली पसंद है और नेतृत्व की भूमिका में आने के लिए एक बेहतरीन मौका है। एक अन्य नेता का कहना था कि पार्टी के भीतर ये राय पुख्ता है कि राहुल गांधी को अपने पिता और पूर्व PM राजीव गांधी, सोनिया गांधी की तरह नेता प्रतिपक्ष बनकर सदन में लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ये जिम्मेदारी लेते हैं तो इसका फायदा उन्हें और पार्टी दोनों को होगा। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आने के बाद विपक्षी खेमे के भीतर भी राहुल गांधी को लेकर सोच बदलेगी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन लोगों की सोच भी बदलेगी जो अब भी राहुल गांधी को लेकर असहज महसूस करते हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपने परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली के साथ साथ केरल के वायनाड से भी जीते हैं। उन्हें दोनों में से एक सीट छोड़नी होगी। हालांकि राहुल गांधी ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे।
उन्होंने रायबरेली और वायनाड दोनों ही जगह अपनी धन्यवाद सभा में लोगों के सामने दोनों सीटों को लेकर मन में चल रही दुविधा का जिक्र किया था। माना जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। वायनाड को लेकर चर्चा है, अगर राहुल ये सीट छोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि राहुल के वायनाड छोड़ने से स्थानीय लोगों के बीच की नाराजगी को दूर करने का अच्छा तरीका रहेगा कि गांधी परिवार के किसी अन्य सदस्य को यहां से उतार दिया जाए। कांग्रेस की केरल इकाई की ओर से सुझाव आया है। रायबरेली को लेकर पार्टी के भीतर तर्क यह है कि पिछले 70 सालों से रायबरेली और पिछले 4.5 दशक से अमेठी से गांधी परिवार का लगातार रिश्ता रहा है। अगर राहुल ये सीट छोड़ते हैं तो गांधी परिवार का दशकों पुराना रिश्ता टूटेगा। दूसरी ओर एक तर्क ये भी है कि साल 2009 के बाद कांग्रेस ने यूपी में इतना अच्छा प्रदर्शन किया। 2009 में कांग्रेस को 21 सीटें मिली थीं, जबकि पिछले 2 बार से यूपी में क्रमशः 2 और 1 सीट लाने वाली कांग्रेस इस बार 6 सीटों पर जीती है। Bureau Report, News of India. दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक इस मौके को भी पैसे कमाने का जरिया बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता रिश्वत लेकर खूब पानी के कनेक्शन लगवा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक पानी की कालाबाजारी चोरी करवाते हैं। इनका टैंकर्स माफिया के साथ कनेक्शन है। इंद्रपुरी के बुधविहार में 35,000 रुपए से लेकर पानी के अवैध कनेक्शन दिए गए। दिल्ली में एक तरफ पानी का संकट है, साउथ दिल्ली के कालकाजी में पानी की बर्बादी हो रही है। स्थानीय निगम पार्षद राजपाल सिंह का दावा है कि सोनिया विहार की पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पार्किंग में पानी जमा हो रहा है और इस तरह रोज लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पानी की संकट का कोई हल होता दिख नहीं रहा। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी कई इलाकों में टैंकर का पानी लेने के लिए मारामारी मची हुई है। राजधानी के जल संकट को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। जहां सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की किल्लत का ठीकरा बीजेपी शासित हरियाणा पर फोड़ रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे आप सरकार का फेल्योर बता रही है। बीजेपी ने दिल्ली के 14 इलाकों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस बीच दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। आतिशी ने दिल्ली पुलिस से दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन की सुरक्षा में आग्रह किया है। आतिशी ने कहा कि कल साउथ दिल्ली की पाइपलाइन में साजिशन 6 बोल्ट काटे गए। इस षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी ने 14 जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित दिल्ली के सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र में प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के तहत प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा लक्ष्मीनगर में बांसुरी स्वराज और आरके पुरम में रामवीर सिंह बिधूड़ी, संगम बिहार में कमलजीत सहरावत, द्वारका में योगेंद्र चंदोलिया, जहांगीरपुरी में प्रदर्शन की अगुवाई करते दिखे। लोकसभा चुनाव में सहयोगी रही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पानी के संकट लगातार बढ़ते देख तमाम इलाकों में हंगामा मचा हुआ है। चाणक्यपुरी जैसे पौष इलाके में भी कामकाजी लोगों की एक बस्ती है जिसका नाम है विवेकानंद कैंप। यहाँ लोग पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी का टैंकर आते ही मारामारी मच जाती है। कुछ इस तरह के हालात गोविंदपुरी, ओखला में भी हैं। मारामारी पानी के लिए मची हुई है। दिल्ली का महिपालपुर इलाका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बेहद पास है और यहाँ लोग बताते हैं कि 6 जून से यहाँ पानी का टैंकर नहीं आया और ऐसे ही हाल साउथ दिल्ली में देवली का है। लोग पानी के प्राइवेट टैंकर्स का इंतजाम करने को मजबूर हैं। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अमेरिकी राजनीतिज्ञ रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के पुर्टो रिको के हालिया चुनावों में ईवीएम के साथ समस्याओं की चिंता व्यक्त की थी। इस पर जवाब देते हुए मास्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसके मनुष्यों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम फिर भी बहुत ज्यादा है। एलन मस्क की इस टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताते हुए एक्स पर लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इनकी स्क्रूटनी करने की अनुमति नहीं। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र का एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एलन मस्क और राहुल गांधी की टिप्पणियों के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को खत्म करने के बयान पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर सच में बनाया जा सकता है। मस्क ने ईवीएम की सुरक्षा पर बहस छेड़ते हुए कहा था, ईवीएम को इंसान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हैक किया जा सकता है और इसलिए उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राजीव चंद्रशेखर पिछली सरकार में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने मस्क के दावे को बहुत बड़ा सामान्यीकरण बताया था जो सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर बनाने की संभावनाओं की पहचान करने में असफल रहा। चंद्रशेखर ने लिखा कि एक बहुत बड़ा व्यापक सामान्यीकरण स्टेटमेंट है। कोई भी सिक्योर डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता, ये गलत है। उन्होंने कहा कि मस्क की चिंताएं उन देशों पर लागू होती हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ मानक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके वोटिंग मशीन बनाई जाती है। ये भारत पर लागू नहीं होती। भारतीय ईवीएम कस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं।
ये सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ वाईफाई इंटरनेट नहीं, यानी कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम किए गए नियंत्रक जिन्हें फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। राजीव चंद्रशेखर ने सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को ठीक से डिज़ाइन और बनाने के तरीके पर एक ट्यूटोरियल देने की भी पेशकश की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ठीक से डिज़ाइन किया गया है जैसे कि भारत ने किया। हमें एक ट्यूटोरियल देने में खुशी होगी। एलन कैनेडी ने सैकड़ों मतदान अनियमितताओं पर एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा और ऐसे मुद्दों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए पेपर ट्रायल के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सौभाग्य से पेपर ट्रायल था उन अधिकार क्षेत्रों में क्या होता है जहां पेपर ट्रायल नहीं। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी नागरिकों को ये जानने की जरूरत है कि उनके हर वोट की गिनती की गई है। उनके चुनावों को हैक नहीं किया जा सकता। चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से बचने के लिए बैलेट पेपर पर वापस लौटने की जरूरत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से लिखा, चुनावी प्रक्रिया और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने पोस्ट में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर से जुड़े एक खबर को भी शेयर किया। शिंदे पर ईवीएम से छेड़छाड़ कर जीतने का आरोप लगा है। Bureau Report, News of India. 99 सीटों वाली कांग्रेस को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले ही लगभग धौंस दिखाते हुए कहा, हमें डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया तो हम स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे, अगर नहीं तो हम स्पीकर के पद का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये सब तब कहा जबकि उन्हें पता है कि लोकसभा में इंडी गठबंधन की पूरी ताकत 234 सांसदों की है। उसमें भी आम आदमी पार्टी ने अब कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया है। मतलब कि इंडी गठबंधन के पास 231 सांसद हैं, लेकिन उसके लटके झटके ऐसे हैं जैसे उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। इतना ही नहीं, अब उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने एक दूसरी ही लाइन ले ली है। संजय राउत ने कहा कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करती है तो विपक्षी गठबंधन के सभी सहयोगी उसके लिए समर्थन सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। राउत ने यहां दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी को ये पद मिलता है तो वो सरकार का समर्थन करने वाले दलों जेडीयू, टीडीपी, चिराग पासवान और जयंत चौधरी के राजनीतिक संगठनों को तोड़ देगी। उन्होंने दावा किया कि हमें अनुभव है कि भाजपा उन लोगों को धोखा देती है जो उसका समर्थन करते हैं। राउत ने कहा कि मैंने सुना है कि टीडीपी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है और अगर ऐसा होता है तो इंडी गठबंधन के सहयोगी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे विपक्षी गठबंधन के सभी सहयोगी टीडीपी को समर्थन दें। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि नियम के मुताबिक विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार स्थिर नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ नेताओं द्वारा भाजपा के बारे में दिए गए हालिया बयानों के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि अगर आरएसएस अतीत की गलतियों को सुधारना चाहता है तो ये अच्छा है। उन्होंने कहा कि हम घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। राउत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक में नेता चुना गया था, न कि भाजपा संसदीय दल की बैठक में। उन्होंने कहा कि भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। अगर भाजपा संसदीय दल की बैठक में नेतृत्व का मुद्दा आता तो नतीजे अलग हो सकते थे। इसलिए एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी को नेता चुना गया। ये गंभीर मामला है। Bureau Report, News of India. लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा का तांडव जारी है। राज्यपाल सीबी आनंद बोस को कहीं जाने की इजाजत नहीं है और न ही उनसे किसी से मिलने की। हर मिलने वाले को पुलिस राजभवन के बाहर रोकती है। मतलब साफ है, बंगाल में राज्यपाल को एक तरह से ममता बनर्जी की सरकार ने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। यही वजह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से सीधा सवाल किया कि क्या उन्होंने राज्यपाल को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। असल में चुनाव बंगाल के लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। हर चुनाव के पहले और बाद में हिंसा की आग में कई जिंदगियां झुलस जाती हैं, कई परिवार तबाह हो जाते हैं, कोई राज्य छोड़कर भागता है तो किसी को गोली मार दी जाती है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार, राज्य में कई जगहों पर मौत का तांडव हो रहा है। राज्यपाल बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संविधान की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार हिंसा के शिकार लोगों को राजभवन नहीं आने दे रही है। असल में पुलिस ने भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और हिंसा के पीड़ितों को आसपास धारा 144 लागू की है। इसके बाद राज्यपाल बोस ने को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने सभी लोगों को राजभवन आने, मुझसे मिलने की लिखित इजाज़त दी थी। इसके बावजूद उन्होंने राजभवन आने से रोका। मैं ये जानकर स्तब्ध हूं कि कुछ कारण लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोका गया। राज्यपाल ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करती हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। राज्य में मौत का तांडव हो रहा है। पंचायत चुनावों के दौरान मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा। मैं राज्य में कई जगह गया था। इन चुनावों में भी हिंसा, हत्या, डराने धमकाने के कई मामले सामने आए हैं।
पीड़ितों से मिलने के बाद राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने पीड़ितों की बात सुनी। गवर्नर होने के नाते वे निष्पक्ष होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद वे अपनी राय देंगे। उन्होंने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पूछा कि इजाजत दिए जाने के बावजूद पुलिस ने किस आधार पर पीड़ितों को राजभवन आने से रोका। संविधान की बात करते हुए गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 167 के मुताबिक किसी मुख्यमंत्री के लिए ये जरूरी है जब भी उनसे रिपोर्ट या जानकारी मांगी जाए तो वे दें। संविधान में ये भी लिखा है कि गवर्नर को यह अधिकार और कर्तव्य है कि वे मुख्यमंत्री को बताएं कि कौन सा मुद्दा मंत्रिमंडल के सामने रखना है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति ने पुलिस के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अगर राजभवन की तरफ से इजाजत मिलती है तो सुवेंदु अधिकारी और हिंसा पीड़ित लोग गवर्नर से मिल अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जस्टिस अमृता सिन्हा बंगाल सरकार से पूछा कि क्या गवर्नर को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। Your report, News of India.